आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से हमारे देश में बीएसएनएल, एमटीएनएल, उसको 4G नहीं लेने दिया मोदी ने, लेकिन मोदी के भक्त कहते हैं वो देशभक्त है। हमारे देश के अंदर अभी दीपिका पादुकोण ने भगवा वस्त्र धारण किया तो हाई तौबा मचने लग गया देश के अंदर, कहा यह संस्कृति पर हमला है। तो मैं भगवा पहनने पर दीपिका पादुकोण का विरोध करने वालों से पूछता हूं, क्या यह हमारी संस्कृति है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए 1400 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा करने वाला संत चिन्मयानंद उससे कॉलेज बनाए और अपनी कॉलेज की लड़कियों से नग्न होकर के मालिश करवाए? क्या यह भारत की संस्कृति है? क्या यह भारत की संस्कृति है क्या कि पेशेवर बलात्कारी आशा राम को देश का प्रधानमंत्री अपना बापू बताता है? क्या यह भारत की संस्कृति है? क्या यह भारत की संस्कृति है? क्या हत्या और बलात्कार के मामले में जेल से बाहर आए हुए राम रहीम को सजा भुगत रहा है बलात्कारी हत्या के, हर उसको पिताजी बताने वाले, हर उसके आशीर्वाद लेने वाले, क्या ये भारत की संस्कृति? क्या थूकता है भारत ऐसी संस्कृति पर, जूते मारता है भारत ऐसी संस्कृति पर? अरे कपड़े किसी ने किस रंग का धारण किया महत्वपूर्ण नहीं है, सवाल है कि इसकी आड़ में छुपा क्या रहे हो, इसकी आड़ में क्या छुपाया जा रहा बता रहा हूं आपको। हमारे देश के अंदर देशवासियों को सोचना चाहिए, अपने हृदय पर हाथ रख के कहें, हम सब कह रहे हैं देश की उन किसान जवानों की जो लाशें चल के आई गलवान घाटी से, उनकी लाशें बता रही थी चिता जली हैं 20 जवानों की, वो बता रही थी कि हम मारे गए, हम मर चुके हैं, शहादत दे चुके हैं। 76 जवानों के शरीर पर जो खाल निकल रही थी वो बता रहे थे कि हम अधमरे हैं। तब देश का प्रधानमंत्री कहता है न कोई घुसा है न घुस आया है, न हमारी सीमा पे किसी का कब्जा है। यदि सच में 20 जवानों की शहादत और 76 अधमरों की जानकारी देश के प्रधानमंत्री को नहीं थी तो ऐसे नालायक को 1 मिनट कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। आप मोदी को नालायक बता रहे हैं? अरे मैंने कहा, मैं मोदी को नहीं बता रहा हूं, जिसने 20 जवानों की लाशें देश की चल के आती हो, 76 अधमरे जवान आते हो और देश का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा शख्स कहे कि न कोई घुसा है न घुस आया है, न हमारी सीमा पे कब्जा है, तो बिल्कुल 100% महान नालायक है, नालायक नहीं महान नालायक। 1 मिनट भी कुर्सी पर रहने का हक नहीं। ऐसे आ रहा हूं, सुनो, इससे भी कोई और शब्द होता मैं वो कहता। और अगर ये जानबूझकर बोला, जानता था मोदी कि हाँ 20 जवानों के शव चल के आए हैं और 76 जवान अधमरे हैं, जानबूझ के बोला तो ये देश के साथ गद्दारी है। देश के गद्दार को 1 मिनट भी कुर्सी पर रहने का हक नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ। आप फालतू बात कर रहे हैं, गद्दार कैसे कह सकते हैं आप? अरे अच्छा 1 मिनट सुनिए, आपका सवाल है क्या? अच्छा मैं देशवासियों आपसे जानना चाहता हूँ, मैं 1 मिनट, मैं पहले सुनिए, मुद्दे पर बात कीजिए। क्या देशवासियों हमारे देश के जवानों के शव चल के आए, 76 अधमरे हो जाए, उनमें एक हवलदार बिशन सिंह भी 50 दिन बाद शहादत दे चुके हैं, और देश का प्रधानमंत्री बोले न कोई घुसा है न घुस आया है, न हमारी सीमा पर किसी का कब्जा है, जबकि देश का रक्षा मंत्री उसके बाद बोले सितंबर में कि हमारे देश की कितनी बड़ी भूभाग पर चीन का कब्जा है। तब मैं ये कहना चाहता हूं, दोनों बातें हैं। अगर जानकारी प्रधानमंत्री को नहीं है तो नालायक है, और अगर जानकारी थी तो देश का गद्दारी है। डंके की चोट पर बोलूंगा। मैं दूसरा जिक्र कर रहा हूं अभी इस, अरे मैं आ रहा हूं। हमारे देश की सीमा जवानों की बहादुरी पर हमारे को चिंता वो नहीं है, सवाल नहीं है। हमारे देश के जवान तो मैं फिर कहूं 1962 में 80,000 चीनी सैनिकों को 12,000 भारतीय सैनिकों ने खदेड़ा था। तब तो हथियार भी कम थे, लाठी डंडा था। आज तो हमारे पास राफेल है, देश की हिफाजत। मैं आ रहा हूं। राफेल देश की हिफाजत के लिए राफेल आया हुआ है, और राफेल की सुरक्षा के लिए नींबू लगाया गया है। हर नींबू की सुरक्षा, अब बताइए जब नींबू से राफेल बचेगा तो राफेल कमजोर है कि नींबू कमजोर है, ये सोचना पड़ेगा। और मैं 1 मिनट, जो हमने कहा हमारे देश की बहादुर सेना पर, मैं 71 का जिक्र करूं, 83,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सिलेंडर कराया था। मोदी ने नहीं किया अरुणाचल में, पर अरुणाचल में चीनी घुसपैठ करके 17,000 फीट की हाइट पर हमारी पोस्ट पर हमला खाली क्यों करा रहे थे, इसकी गहराई में जाओ। जो जनमानस उमड़ रहा है, लाखों लाख की भीड़, राहुल गांधी की भीड़ में, उससे ध्यान भटकाने की क्रोनोलॉजी थी। मैं बताऊं, इच्छाधारी नाग है भारत में आतंकवाद, और चीनी सेना भारत में भाजपा सरकार के लिए। जब ये चाहते हैं तब मैं पुलवामा का आपको याद कराऊं। मैं आईबी का एक अधिकारी, खुफिया एजेंसी का अधिकारी, बीपी हाउस के प्रांगण में चाय पी रहा था मैं आईएनएस के सामने।
उससे हमारा बातचीत, उसने अपना परिचय दिया मास्क लगा करके, मैं आईबी से हूँ। बातचीत के दौरान मैंने पूछा, तुम आईबी के अधिकारी मुझे बताओ 2019 में पुलवामा में जवानों की हत्या नहीं होती तो कितना सीट आता भाजपा को? तो कहा कि 45-50 सीट आता। मैंने कहा तुम पक्के अधिकारी हो। हमने कहा देखिए, जब केंद्र के चुनाव थे लोकसभा के, तो केंद्र ने जरा पुलिस की जवानों की हत्या करवा दी। हर 13 फरवरी को जवानों की हत्या होती है और 11 मार्च को अधिसूचना जारी होती है लोकसभा चुनाव की। और इसी तरीके से जून में बिहार रेजिमेंट के जवानों को इनके चीनी सैनिक मारते हैं और सितंबर में बिहार चुनाव की अधिसूचना जारी होती है। हम ये कह रहे हैं। और तीसरी बात, हमारे देश में 25 दिसंबर 2016 को बिन बताए भारत से पाकिस्तान जाना और पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाना आतंकवादियों के साथ और वापसी आकर के पठानकोट पर आतंकी हमला कराना और उसमें फिर दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी को वहां पहुंचाना हमारे देश के अंदर, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अगर फिर मैं कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री का क्रोनोलॉजी का हिस्सा है हमारे देश का, और मैंने पहले भी कहा था, दावे से कह रहा हूं कि आरएसएस बीजेपी पिछले 2007 से चीन के टुकड़ों पर पल बढ़ रहा है हमारे देश में। कितने हजार साल से? 2007 से। अच्छा। मैं आपको बता दूं, हमारे देश में गलवान पर हमले के बाद हमारा आयात बढ़ा है। हमने चीन के साथ आयात ज्यादा हुआ है। एकमात्र ऊंच कोदी पर बैठा हुआ, ऊंचे पद पर बैठा हुआ शख्स। टिकटॉक बैन किया भाई। एक मिनट, क्या बात है? अरे भाई, टिकटॉक आपने बैन अच्छा किया? आप सुनो भैया, टिकटॉक बैन करना और आयात कराना, सुरंग बनवाने के लिए चीन को देना और चीनी सैनिक नहीं घुसे, ये बताना पर आ रहा हूं। हमारे देश में प्रधानमंत्री की हिम्मत है पड़ी चीन के खिलाफ बोलने गलवान हमले के बाद। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मैं इसकी बात कर रहा हूं, मोहन भागवत की, हमारा एक शख्स बोला, सीडीएस बिपिन रावत, वो मुंह खोला बोला कि भारत के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा है और उसकी हत्या कर दी गई। हत्या नहीं, सुनो सुनो, और सुनिए, मैं पहले बिपिन रावत की हत्या कर दी गई, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। सुनिए, अरे पहले सुनो भैया। अच्छा एक मैं बताता हूँ, अरे नहीं, अरे सुनो, 10 बार सवाल मत कीजिए। बड़ा फैक्ट ये है, एकमात्र शख्स है, न प्रधानमंत्री बोला, न गृह मंत्री बोला, न रक्षा मंत्री बोला, न विदेश मंत्री बोला, न मोहन भागवत बोला, एक शख्स ने कहा चीन हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि इनकी ये घोषणा से 28-30 दिन के अंदर अंदर जिस हेलीकॉप्टर पर जनरल बिपिन रावत बैठे थे उस पर रूस का भी और अमेरिका का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बैठता है, बहुत उच्च तकनीकी का, आप समझ लीजिएगा, वह सबसे सुरक्षित डबल इंजन का। हम ये कह रहे हैं इसकी जांच पड़ताल कौन करेगा? जो आपने कहा, मैं आरोप लगा रहा हूं, हमारे देश में तड़ी पार रह चुके गृह मंत्री को सजा सुनाने वाला जस्टिस लोया मारा गया, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन पाता है। सुप्रीम कोर्ट कैसे? कौन सुप्रीम कोर्ट? सर सवाल ले एक मिनट आज ले रहा हूँ। नुपुर शर्मा से माफी मांगने वाली डबल बेंच, 2 जजों की बेंच 2 दिन बाद कहते हैं सॉरी मैडम। अब आप सवाल कीजिए। सवाल ये है कि जो बिपिन रावत की आप बात कर रहे हैं, क्या आप जानते जो हैं? नहीं, सुन लीजिए सर, हाँ। सवाल सुनिए। बिपिन रावत के लिए सीडीएस की पोस्ट बनाई गई थी, पहले कोई पोस्ट नहीं थी, और आप मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं। सीडीएस मैंने अकेले मोदी पर नहीं लगाई, मैंने एक मिनट आ रहा हूँ। मैं नहीं जानता हूं देश के अंदर चीन के साथ मिला हुआ वो कौन शख्स है जिसने ये सब करवाया, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं भारत में एकमात्र ऊंचे शख्स ओहदे पर बैठे शख्स ने चीन को दुश्मन बताया और वो मारा गया। मैं दावे से कह सकता हूं, इसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं होती? मैंने कहा उच्च तकनीकी का हेलीकॉप्टर, सबसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर था जिसमें बिपिन रावत बैठे हुए थे, और जब वहां स्थिति ऐसी थी कि महाराज जाना था तो ऐसे बहुत बड़ा काम नहीं था। तो सर मानसून के कारण हुआ सर। अच्छा एक मिनट, मानसून के कारण वही आदमी मारा जाएगा जो चीन को दुश्मन बताएगा। आप बड़े अच्छे आदमी हो। नहीं सर, ये गलत। अरे भाई मैं कल आरोप लग रहा हूँ, मतलब वही मारा जाएगा जो चीन को दुश्मन बताएगा, वही मानसून में मारा जाएगा। अरे मारे जाते हैं भाई, जस्टिस लोया तो ब्याह शादी के फंक्शन में गए जब वहां मारे गए, ब्याह शादी में मारे गए जस्टिस लोया। हमारे देश में 2013 में ग्रामीण विकास मंत्री 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून बना, उस कानून की बहुत खूबसूरतियां हैं, उनकी अच्छाई सुनो फिर बताता हूँ। एक और हत्या कैसी हुई, गोपीनाथ मुंडे की। हमारे देश में 2013 में बना कानून, उसकी खूबसूरती है कि 80 से 85% किसानों की लिखित सहमति के बगैर उनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। खेती हर मजदूरों को 5-5 लाख रुपए दिया जाएगा। बहुफसली खेती और सिंचित खेती का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का आकलन और निदान किया जाएगा, और 5 साल में अगर भौतिक तौर पर कब्जा न लिया जमीन वापस किया जाएगा, और सारे केंद्रीय कानूनों को उसमें शामिल किया जाएगा। ये कंपनियों को लगा हमारे खिलाफ और किसानों के पक्ष में है। और उस कानून को बनने के बाद जो केंद्र में सरकार बनी मोदी की, 26 मई को सरकार ने शपथ ग्रहण किया,
28 मई 2014 का बात कर रहा हूं। गोपीनाथ मुंडे से एक पत्रकार ने ऐसे सवाल के जैसे आप कर रहे हैं मेरे से, और सवाल पूछा इस नए कानून का क्या करेगी आपकी सरकार, और उसने कहा हमारी सरकार इसका क्रियान्वयन करेगी। 3 जून को गाड़ी तेज चल रही थी, हर गाड़ी के पीछे ड्राइवर ब्रेक मारता है और पीछे मंत्री मर जाता है। जहां मंत्री गाड़ी के ब्रेक मारने से मरता हो, देश का सीबीआई का विशेष जज पार्टी में मरता हो, वहां सीडीएस को हेलीकॉप्टर में मौत नहीं आएगी, ऐसी दशा में इसकी क्या गारंटी, इसलिए करो जांच का विषय। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल कि जिस तरह से बॉयकॉट गैंग एक्टिव हो चुका है कि भाई पठान मूवी जो आ रही है शाहरुख खान की और दीपिका पादुकोण की बॉयकॉट, क्योंकि उन्होंने भगवा कलर का कपड़ा पहना। तो बाइकाट करना है, बाइकाट करना चाहिए। हमारे देश में पेशेवर आदतन बलात्कारी आसाराम को बापू बताने वाले नरेंद्र मोदी का बाइकाट काटो। ये हमारा संस्कार संस्कृति का खिलाफ है, बहिष्कार करना है। संत चिन्मयानंद को जो नग्न घूमता है उसका बहिष्कार करो, बहिष्कार करो उस गिरोह का जो बलात्कारी हत्यारे को पेरोल पर बाहर आने से उसको पिता बताते हैं, उसका आशीर्वाद पाते हैं। तब अरे रंग का विरोध मत करो। अरे आस्था, ये आस्था है, मतलब पेशेवर बलात्कारी को प्रधानमंत्री बापू बताए, ये आस्था का सवाल है। थूकता है भारत ऐसी आस्था पर, थूकता है भारत ऐसी आस्था पर। जो चिन्मयानंद को संत बताते हैं, थूकता है भारत उस पूरे गिरोह पर जो बलात्कारी और हत्यारे पेशेवर को पेरोल में बाहर आने पर उसे पिताजी बताते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं। असली संस्कृति पर हमला यह है। अरे किसने क्या रंग धारण किया, किसने क्या रंग, मैं आपके सामने कह रहा हूं, एक भगवान गणेश है और बीड़ी पीते हैं लोग। मैं शौचालय में जाओ, वो गणेश वहां रहता है, लोग उस गणेश के ऊपर मुतते हैं, हकते हैं वहां। मैं शब्द बोल रहा हूं, बुरा मत मानना। तब तो कोई आस्था नहीं जागती भैया, काहे का। आपको बताता हूं, कैलेंडर में भगवान छपता है और 12 महीने बाद कैलेंडर की डेट खत्म आती है और कूड़े मिलता है। अरे भाई भगवान है तो उसको कूड़े मत फिकवाओ यार, उस पर तारीखें लिखनी बंद कर दो। इसके पीछे की वजह क्या है? किसकी वजह? ये सब बाइकाट, मेन मुद्दों से ध्यान भटकाना। देश बेरोजगारी के मामले में 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, महंगाई के मामले में खूब लूटपाट हो रही है, सरकारी संस्थान नीलाम किए जा रहे हैं। देश से 30 लाख करोड़पति देश छोड़ के भाग चुके हैं, 30 लाख। और मैं आपको अरे सुनो, अरे भैया आपके पास आंकड़े पूरे नहीं है, सुनिए, अरे 12.5, मैं कह रहा हूँ आप सूची होगी, कतार में पड़े हैं लोग अभी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि देश गरीबी में, भुखमरी में, भुखमरी में हम लोगों ने अफ्रीकन देशों से भी नीचे चले गए, 107वें नंबर पर ही तो है। हाँ, अरे इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए रसातल में पहुंच गए, रसातल में। ठीक है, लूटपाट, डकैती, देश बेचना। अब मैं आपको लास्ट बताता हूँ, जिसने चीन के हमले में मारे गए जवानों को ले झूठ बोला हो, उसकी इमेज बचाने का षड्यंत्र चल रहा है। जो महंगाई में लूटपाट करा रहा हो, उसकी इमेज बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। अरे अमृतकाल है, जिसमें अमृतकाल में आप जो है हमारे देश की एक बेटी जिसके साथ गैंग रेप हुआ, जिसके मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई, उसकी मां और उसके साथ 2 और महिलाओं की गैंग रेप करके हत्या कर दी गई, वो अकेली बच गई, लड़ रही है हमारे देश के अमृतकाल में 75वीं वर्षगांठ आजादी की। थूकता है भारत इन लोगों पर, इन्होंने कलंकित कराया उसके बलात्कारी दंगर हत्यारों को रिहा करके। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।